वाक़े से बाहर आते हैं और भारत की नेशनल पॉलिसी का जिक्र करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर दिफाई तज्जियाकार ज़ैद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया सर। बड़ा भारत में तनाव बढ़ रहा है पाकिस्तान और भारत की बयानबाजी, लेकिन आज थोड़ी सी तब्दीली हमने ये देखी कि मलिहा लोधी साहिबा ने भारत को दहशतगर्दी की मां करार दे दिया, यानी एक एग्रेसिव अप्रोच हमें हमारी खारजा पॉलिसी में नजर आई। कुछ तब्दीली नजर आ रही है आपको हमारी खारजा पॉलिसी में? हसन, ये हमारी खारजा पॉलिसी की तब्दीली नहीं है, हमारे एक डिप्लोमेट का एग्रेसिव बयान है। इस बात को जहन में रखिएगा बहुत अच्छी तरह कि इस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत है और नवाज शरीफ और उसके सारे वुज़रा रियासत पाकिस्तान, पाक फौज और ISI के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। चाहे पाकिस्तान के वजीर आजम हो इस वक्त के, वो खुल के सारे बात अपने सामने आ चुकी है कि एक एक मशवरा वो उस साबिक नाअहल वजीर आजम से ले रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में अब लॉबिंग फर्म हायर कर चुका है पाकिस्तान आर्मी और ISI को बेइज्जत करने के लिए, यानी वो नैरेटिव बयान करने के लिए कि जो आपके दुश्मनों का नैरेटिव है। लिहाजा हम इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में हैं कि जब हुकूमत पाकिस्तान आपके दुश्मनों का बयानिया नैरेटिव बयान करेगी दुनिया के सामने। इस वक्त जो पाकिस्तान के दिफा में मज़ाहमत की जा रही है वो पेट्रियट्स की तरफ से की जा रही है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस में हो, मीडिया में हो, या पाकिस्तान के माशरे में फैले हो, मुसल्लह अफवाज में हो, जुडिशरी में हो। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, क्या मलिहा लोधी साहिबा अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे इतना एक पॉलिसी बयान दे सकती हैं? जी बिल्कुल दे सकती हैं। रीजन बीइंग ऑब्वियसली इनको ये कहने का हुक्म वजीर आजम ने या वजारत खारजा ने तो नहीं दिया, क्योंकि अगर वजीर आजम के पास इतनी जरूरत होती, ये नेशनल पॉलिसी होती, तो वो कलभूषण का नाम लेते रहते UN के एड्रेस में, जो दुनिया का सबसे बड़ा फोरम उनको दिया गया। कंपैरेटिवली जो वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी हैं, माजी की निस्बत इस मरतबा बड़ा पीसफुल स्टैंड लिया है उन्होंने और अच्छी तकरीर की है, अगर हम कंपैरिजन करें माजी से। हसन, ये काफी नहीं है कंपैरिजन के, माजी के मुकाबले में जरा बेहतर स्टैंड लिया। बात यह है कि दुश्मन अगर आपके ऊपर 1000 तोपों से फायर कर रहा है और आपने सिर्फ 2 तोपों से जवाब दे दिया, तो ये काफी नहीं है। आप इस वक्त आप थ्रेट देखें जो क्या है आपके ऊपर। शुक्र है अल्लाह का कि पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। 10 साल से हम ये बात कह रहे थे, आई वाज द ओनली वन जिसको ये मजाक उड़ाते थे कि जब हम कहते थे कि TTP रॉक या रजीत कुमार डोवल की तैयार करदा एक दहशतगर्द तंजीम है और इसका जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खवारिज है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं अफगानिस्तान से। अब ये अमेरिका और इंडिया के दरमियान निगोसिएशन का एजेंडा बन चुका है। अब खुद अमेरिकन जाकर इंडियन से बात कर रहे हैं कि आप TTP की हिमायत को बंद कर दें। ये अल्लाह की तरफ से दुश्मनों की रिक्वायरमेंट बन गई है कि अमेरिका की जरूरत है कि पाकिस्तान, उसकी जरूरत है तो वो अब चाह रहा है किसी तरह कि इंडिया को कंट्रोल करे, कि पाकिस्तान गुस्से में है इस वक्त और पाकिस्तान अब चाहे तो अफगानिस्तान में जाकर इंडिया का बेड़ा और अमेरिकन का बेड़ा गर्क कर देगा, तो वो मजबूर है। हुकूमत पाकिस्तान तो ये बयान नहीं दे रही, पाकिस्तानी हुकूमत का तो ये नैरेटिव नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कलभूषण का नाम नहीं लिया, इंडिया को बेइज्जत नहीं किया। आप अच्छा, आपने दाइश का जिक्र किया है, कुछ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। एक तो बात यह है कि हम हमेशा ग्राउंड रियलिटीज या असल दुश्मन को छोड़ के टाउट्स पर रहते हैं। अभी आपने जिक्र किया अजीत कुमार डोवल का, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक बहुत बड़ा ओहदा भारत कैसे मिला, लेकिन इस वक्त राइट नौ खित्ते का अमन जिस हद तक इसने बर्बाद किया है कुछ किसी और ने नहीं किया। क्या वजह है कि आज हम दाइश तो करते हैं, आज हम इसे अमेरिका या भारत गठजोड़ के नतीजे में बनने वाली एक जमात क्यों नहीं कहते? मैंने वही अर्ज किया ना आपको कि सोशल मीडिया पे और पेट्रियट्स, आप जैसे पेट्रियोटिक मीडिया तो ये बात कह रहा है, लेकिन रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का तो ये नैरेटिव नहीं है। एक बात जो वाज़ेह हो चुकी है, इंडिया के अखबारों में छप चुका है कि पूरी दुनिया में दाइश को असलहा और एक्सप्लोसिव सप्लाई करने वाला मुल्क इंडिया है, लेकिन इसका कोई जिक्र पाकिस्तान की सर अजीत डोवल जो जाकर मुलाकात की है शाम में, सीरिया में दाइश के जो कमांडर्स हैं, इसके बाद अजीत डोवल की वो मुलाकातें भी सामने आ गई जिसमें अफगानिस्तान के अंदर ठिकाने या उनको लाने वाला अजीत डोवल है। उसके बावजूद हम एक एग्रेसिव मतलब डिफेंसिव पोजीशन में रहे। हम अगर डिफेंसिव पोजीशन में, उससे बढ़कर पूरी दुनिया डिफेंसिव पोजीशन में रहे भारत के हवाले से, तो ये तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने एक ओवरऑल दुनिया को बावर करवाया है कि उससे हकायक पर बात नहीं करनी। देखिए हसन, यही बात हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान को ब्लेम नहीं देना चाहिए सिर्फ।
اگر پاکستان کا کوئی انفارمیشن وارفیئر میں یا نیریٹو بلڈنگ میں دفاع ہو رہا ہے تو وہ پاکستانی پیٹریوٹک میڈیا کے ایلیمنٹس ہیں اور پاکستان کے اینالسٹ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی تو انفارمیشن وار میڈیا نہیں کنٹرول کرتی پاکستان میں. آرمی اپنی زمین پہ جو جنگ کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہے، مگر اس کی پشت محفوظ کرنے کے لیے میرا سوال جو بنیادی ہے، پاکستان نہیں کرتا، یہ اعتراض ہے آپ کو، مجھ کو، یہاں پیٹریوٹک جتنا بھی ادھر لوگ بستے ہیں، دنیا اس پر کیوں نہیں بولتی کہ جب اجیت ڈوبل دنیا سے جا کر ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ملتا ہے، کیا دنیا کو یہ کہہ کر ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا دنیا کو بھارت پر یہ پریشر نہیں بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ ایسے ناسور کو، ایسے سوائن کو اس دنیا سے یا اپنی اس جگہ سے نکال دو، اتنے بڑے عہدے سے نکال دو، جو داعش کو سپورٹ کرتا ہے، جو داعش کو افغانستان لے کر آتا ہے، جو عام لوگوں کے دہشت گردی کے نتیجے میں جانے لیتا ہے؟ حسن، دنیا میں آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جو حق ہے، آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی طاقت کے بل پر. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ نریندر مودی ہزاروں انسانوں کو زندہ جلا چکا ہے، دہشت گرد خود بذات خود اتنا بڑا. پورے امریکہ میں دنیا میں پابندی تھی اس کے اوپر سفر کرنے کی پہلے، جب پھر یہ وزیر اعظم بن گیا تو سب کچھ معاف ہو گیا. دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کیا ظلم فلسطین میں کر رہا ہے، روہنگیا کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. دنیا نہیں بولے گی. آپ کو طاقت کے بل پہ، اپنے اسٹرینتھ آف ڈپلومیسی کی بنیاد پر، اپنی اسٹرینتھ آف انفارمیشن وار کی بنیاد پر اپنا حق چھیننا پڑے گا. اور یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے جس کا مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، مسلح افواج کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. یہ سب سے خطرناک پہلو ہے اس بات. اچھا، آج جو اسلام آباد میں داعش کے بینر لگے ہیں وہ ایک بہت الارمنگ پوائنٹ ہے، مطلب ایک پیغام دیا گیا ہے. نہیں، وہ داعش کے نہیں ہے، جس میں جسٹ اس میں پینک ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لال مسجد کے مولوی ہیں اور لال مسجد کی وہ عورتیں ہیں جن کی جو اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، جن کا تعلق سارا آپ کے پنڈی اسلام آباد میں، جن کے سارے مدرسوں میں ان کے ایسٹس موجود ہیں، اور رات کے وقت جا کے 10 لڑکوں نے بینر لٹکا دیے سڑک پہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، یہ سب لال مسجد کے مولوی کے لوگ ہیں. اب دیکھیں، جو انڈین ٹائمز میں آج آرٹیکل چھپا ہے، ایک ہمارے پرنسپل موقف کی حمایت بھی ہے، گو کہ ایک اللہ کی طرف سے ہمیں موقع ایسے مل جاتے ہیں. ٹی ٹی پی بیسیکلی اسٹیبلشڈ بائی را، اور اس طرح کے دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہم ٹی ٹی پی کا ذکر کریں، ہم داعش کا ذکر کریں، ہم القاعدہ کا ذکر کریں، ٹو سم اور ادر یہ ایک برانڈ نیم ہے جو چل پڑتا ہے، اس میں یہی لوگ تقریباً آگے پیچھے شفل ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ٹی ٹی پی اور را کا گٹھ جوڑ آیا ہے، اس خاص نیچ پر آ کر ہم کیسے دنیا کو باور کروا سکتے ہیں را کے مکروہ چہرے کو؟ دیکھیے، کلبھوشن یادیو آپ کے پاس ہے، یہ ٹرمپ کارڈ ہے. کلبھوشن یادیو کو آپ کو ہر جگہ ہر روز پروجیکٹ کرنا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو سامنے بٹھائیے، ڈپلومیٹس کو بٹھائیے، میڈیا کو بٹھائیے، اور کلبھوشن یادیو کی ویڈیوز روز دکھائیں. بات یہ احسان اللہ احسان آپ کے پاس ہے، وہ ایک اسموکنگ گن ایویڈنس ہے. اس طرح آپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں کہ جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے قید میں ہیں، ان کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے ہر سٹیج کے اوپر. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو انڈیا چلا ہی گیا ہے، لیکن ریاست پاکستان جیسے آپ نے کہا، خود پرائم منسٹر بھی UN میں کلبھوشن کا نام نہیں لینا چاہتا. یہی تو وقت تھا نام لینے کا. وہ کہتے ہیں اگلی تقریر میں کر دیں گے. اگلی تقریر کون سے اس کے نزدیک میں جو یہ کرے گا جا کے؟ تو بات یہی ہے کہ ہمارے پاس شکیل آفریدی ہے، ہمارے پاس احسان اللہ احسان ہے، کلبھوشن یادیو ہے، اور اس طرح کے درجنوں ہیں جن کے پورے بیانات موجود، لطیف اللہ محفوظ ہے، بیانات موجود ہیں. جیمز میٹس امریکی وزیر دفاع بھارت آ رہے ہیں، کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ جی، جیسے کہا کہ ایجنڈا تو 2 ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ امریکن اسلحہ انڈیا خریدے. انڈیا F-16 نہیں خریدنا چاہ رہا، سمجھتا ہے پرانے جہاز ہے، وہ اس کو بیچنا ہے انہوں نے. لیکن F-16 کی تیاری تو ادھر نہیں ہونی تھی. یہ جو معاہدہ لاسٹ ٹائم نریندر مودی بھی امریکہ گئے تھے، اور امریکہ میں جا کر جو معاہدہ ہوا تھا، ان کی CEO سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جس میں اب پرزے اور تیاری ساری بھارت میں ہوگی. جی، وہ یہی ہے، لیکن انڈیا کے اندر مزاحمت ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ F-16 یہ پرانا ورژن ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، اور انڈیا اس کو نہیں لینا چاہتا. وہ ذرا نئی ٹیکنالوجی مانگ رہے ہیں. F-16 میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس F-16 سے بہتر آپشن موجود ہے. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق امریکہ ڈرون دینے جا رہا ہے بھارت کو، جو کہ وہ استعمال ہوں گے چائنا کی نگرانی کے لیے. دیکھیے، بہت کچھ ہوگا. انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے چائنا اور پاکستان کے خلاف، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی گردن اور شہرت پاکستان کے پیروں تلے دبا دیے، افغانستان میں جب تک امریکہ ہے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے، ورنہ وہ امریکہ ذبح ہو جائے گا افغانستان میں.
पाकिस्तान आर्मी ने शर्त लगा दी है कि किसी भी किस्म की नेटो सप्लाईज के लिए किसी भी किस्म की कॉपरेशन अगर आप चाहते हैं तो इंडिया को निकालना होगा। अब क्राइसिस है अमेरिका के लिए कि इंडिया को कैसे निकाले अफगानिस्तान से। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप टीटीपी को कंट्रोल कर ले ताकि पाकिस्तान का गुस्सा जरा ठंडा हो जाए। इसके लिए जा रहे हैं बात करने। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई कामयाब हो सकेगा। टीटीपी को इंडिया किसी सूरत में अब यदि हम कह सकते हैं कि वक्त या हालात इस नहज पे भारत को ले आए हैं या अमेरिका को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि वो भारत का असर और रसूख खुद अफगानिस्तान से भी खत्म कर दे। देखिए, भारत का असर और रसूख अमेरिका कभी खत्म नहीं करेगा और इंडिया कभी वहां से निकलेगा नहीं। इंडिया और अमेरिका इस वक्त इतने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं कि टीटीपी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे हटा देंगे, लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में नहीं खत्म करेंगे। वो हमें तलवार के जोर से लेकिन जहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना कि जो अभी अमेरिका अफगान पॉलिसी आई है, पाक अफगान अमेरिकी पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक उसने भारत से डू मोर का कहा है, यानी अब भारत से वो फौजें तलब कर रहा है। क्या भारत अपनी बराह रास्त आर्मी को इस जंग में झोंक सकता है? पहले तो छुप कर वो एक स्पाई के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब इस पॉलिसी के तहत भारत को अमेरिका की दोस्ती में अपने जो फौजी हैं बराह रास्त जंग में धकेलने पड़ेंगे। भारत इस पोजीशन में है। हसन, ऑलरेडी हजारों इंडियन सोल्जर्स अफगानिस्तान में मौजूद, लेकिन सामने नहीं है सर। सामने भी हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी फोटोग्राफ और पिक्चर्स अवेलेबल है। टीटी के साथ टीटीपी के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे। सर इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क इस तरह होगा कि फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये जो भारतीय फौजी हैं ये ऐसे ही हैं जैसे अमेरिकी फौजी हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे जर्मन फौजी हैं, ये ऐसे ही जैसे अफगानी फौजी। इंडिया के लिए क्राइसिस होगा और इंडियन फौज खौफजदा भी है, क्योंकि उनको मालूम है कि जहां पे सोवियत यूनियन शिकस्त खा गया, जहां पर अमेरिकन और नेटो शिकस्त खा गई, वहां उनको पता है कि इंडियंस का कोई चांस नहीं है। अब यही बात है कि इंडियन आर्मी रिलक्टेंट है, लेकिन मोदी के लिए यह स्ट्रेटेजिक स्टेक है कि अगर वो इनकार करता है अपनी फौजें भेजने से तो अमेरिका उसको अफगानिस्तान में डंप कर देगा। फिर अब ये भी वो नहीं चाहते, लिहाजा इनके लिए एक डिफिकल्ट ऑप्शन है। जैसे हमने कहा कि नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, नतीजा वही निकलेगा जो स्टेटस को है इस वक्त। ज़ैद अहमद साहब हमारे साथ एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। शाहिद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी ज़ैद अहमद साहब फरमा रहे हैं कि मलिहा लोधी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यह बयान दिया है जिसमें इंडिया को मदर ऑफ ऑल टेररिज्म करार दे दिया है। आपको लगता है कि ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में है और आइंदा आने वाले दिनों में खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के हालात कैसे देखते हैं? कोई एग्रेसिव पाकिस्तान अप्रोच की तरफ जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो मलिहा लोधी साहबा ने वहां बात की है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सके वो उन्होंने कह दिया, और ये बिल्कुल खरा खरा जवाब है उन बातों का जो सुषमा स्वराज ने वहां खड़े होकर की। और इनकी तरफ से कश्मीर का खासकर मामला उसको खुलकर सामने लाना और वो वहां फोटोग्राफ लेकर खड़े होना कि देखें ये वो भारत है और ये उसकी डेमोक्रेसी का चेहरा है, कि जिसके तहत हम देखते हैं कि हजारों कश्मीरी जो उनके साथ जुल्म, जो तशद्दुद किया जा रहा है, पैलेट गन्स के जो जख्म है लोगों के। अच्छा सर, अगर आप मुझे शायद भाई इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, अब टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाइएगा मलिहा लोधी साहिबा की, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर उठाई हुई है जिसमें पैलेट गन के जरिए छलनी है चेहरा पूरा। ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर जरा हो, अगर आपके सामने चैनल खुला है तो आप भी देखिएगा जरा, और आपने तो वैसे देखी है। तो ये तस्वीर अभी नाज़रीन देखें, ज़ैद अहमद भाई आप भी देखें, शाहिद लतीफ साहब आप भी देखें। इस तस्वीर के बारे में खास चीज आपको बतानी है हमने। मलिहा लोधी साहिबा ने इसमें कोई शक नहीं बहुत खूबसूरत स्टैंड लिया, उन्होंने पाकिस्तान के कौम के दिल की आवाज में बयान दिया, लेकिन ये जो तस्वीर उठाई है इसे हम कहेंगे कि शायद हमारे जो सफीर हैं उनकी तैयारी ठीक नहीं होती। उन्होंने काम तो कर लिया लेकिन जो तस्वीर उठाई है वो कश्मीर की नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये हम कह सकते हैं कि शायद उनकी वाकई पर्सनल कैपेसिटी में एक कोशिश थी कि साथ नहीं था, उनके साथ टीम नहीं थी, वरना ये तस्वीर जरूर ना करते। आप ये तस्वीर देखिए। अब आपको दूसरी एक इंडिया ने इस चीज को जो कैश किया है, जरा वो इंडिया वाली तस्वीर दिखाइएगा। अब इंडिया जो हर वक्त ताक में रहता है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना एक महाज को बरपा रखे, फौरी तौर पर इंडिया ने क्लिक की इस बात को और उसने अपने मीडिया में आज सारा दिन इसका तवा लगाया है, या कह सकते हैं कि ढिढोरा पीटा कि जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये कश्मीर की नहीं, ये फलस्तीन की है और 2014 की है। शाहिद लतीफ साहब, ये किस हद तक बड़ी मिस्टेक है? पहली बात तो ये कि क्या इस चेहरे पे 2014 लिखा हुआ है? सर उन्होंने वो वीडियोस दिखाई हैं, लाइक उस वक्त की तस्वीर और वीडियोस ऑन कर दी हैं, लाइक जो लास्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी। चले मान लिया कि फर्ज करें ये तस्वीर अगर गलती से भी दिखाई गई तो जैसे आपने कहा कि इसका मतलब ये हुआ
कि उनकी तैयारी जो थी वो जाती कैपेसिटी में थी। जी। मगर क्या ये वाहिद एक तस्वीर है जिससे वो भारत का चेहरा दिखाना चाहती है? उसके साथ साथ जो कुछ कश्मीर में हो रहा है या हुआ है वो भी साथ साथ चल रहा था। वो ठीक है, उन्होंने शायद नहीं दिखाया, मगर वो हकीकत तो है। बिल्कुल है। तो अगर उन्होंने भारत का चेहरा बेनकाब किया है तो हमें दाद देनी चाहिए। हाँ, तस्वीर अगर ये वाली अगर वाकई ये साबित होगी कि 2014 की है तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फौरन की बात है, तैयारी तस्वीर की बात है, वही अगेन आपने हाँ जिक्र किया जी। उन्हें अपनी तैयारी बेहतर करना चाहिए थी, मगर फिर भी भारत का जो चेहरा दिखाना और दो टोक अल्फाज में भारत को मदर ऑफ टेररिस्ट कहना, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन था। ये सर हुकूमती इमा पर उन्होंने कहा है, यानी हुकूमती ऑर्डर पर आज उन्होंने ये स्टेटमेंट। नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा होता तो फिर तैयारी भी बेहतर होती, फिर शायद इस तरह की गलती जो है वो हम न करते। उनकी तैयारी नहीं करवाई गई इस तरह जैसे होनी चाहिए थी, मगर मेरे ख्याल में उनका वहां होना, क्योंकि वो हमारी वहां पे परमानेंट उनकी पोजीशन है ना वहां पे, जी जी। तो वो तो उस माहौल को भी जानती हैं, वहां पे जो बातचीत होती है, जो वहां पे फीलिंग्स हैं, उनको भी अच्छी तरह जानती हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से ये एक अच्छा इकदाम था। काश हम हुकूमत के तौर पे हमारे जो हुकूमती अहदेदारान हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी इस तरह की पहचाने। वो इस मरतबा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है माजी के मुकाबले में। उन्होंने कम से कम वो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर किया है जिनसे पाकिस्तान को इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना है। ज़ैद आमिद साहब, बिल्कुल सही। ज़ैद आमिद साहब, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं मलिहा लोधी साहिबा को? हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन अगेन जिस तरह शायद लतीफ साहब भी फरमा रहे हैं, आपने भी इसी बात की तरफ इशारा किया कि ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी पे एक आवाज है। हुकूमत की तरफ से उन्हें शायद इस बात इसका मतलब नागवारी का मतलब सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत हो सकता है बुरा मनाए कि आपने ये बयान क्यों दिया। नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेज हसान इंशाल्लाह इसके नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन को सोशल मीडिया पे पेट्रियट्स ने हैंडल कर लिया है। हजारों तस्वीरें जो उससे मिलती जुलती हैं वो कश्मीर के हवाले से एग्जैक्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दी गई हैं, इंडियन मीडिया को मालूम हो गया। और दूसरी बात ये कि जब एक चेहरा है उस पर जो पैलेट गन्स हैं, जो उसका चेहरा मस्क किया जा रहा है, वो फलस्तीन में भी हो रहा है और कश्मीर में भी हो रहा है। इससे हकीकत तब्दील नहीं होती, बल्कि ये साबित होता है कि इसराइल और इंडिया मिलकर एक ही स्ट्रैटेजी पर मुसलमानों को दो ऑक्यूपाइड लैंड में जिबा कर रहे हैं। शायद लतीफ साहब फाइनल कमेंट डिबेट बढ़ी और हमें शायद लतीफ साहब फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ ग्लोबली ब्रॉडकास्ट। ओके फाइन, फाइनल सर कमेंट कर दीजिए। अभी जो अब हालात हैं जिस तरफ जा रहे हैं, काफी एग्रेसिव भारत नजर आ रहा है। भारत कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, कभी अफगानिस्तान के थ्रू, कभी एलओसी पर, कभी स्पाइस की सूरत में। बहरहाल हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। अगेन जो रेसिप्रोसिटी चाहिए, एग्रेसिवनेस चाहिए, वो है हमारे पास, या भारत का जो कॉल है कि जो डरे उसे डराए रखो और जो ना डरे उससे डरे रहो? देखिए, बात यह है कि ये साल में एक मरतबा सिर्फ जनरल असेंबली में जाना और तकरीर कर देना, मैं नहीं समझता कि ये तदाबीर जो है वो हमारे लिए काफी हैं। हमें तो साल के 365 दिन एक्टिव होना पड़ेगा। भारत जो कुछ आपके साथ कर रहा है वो प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर है और झूठ की बुनियाद पर है। उसके बावजूद वो दुनिया को कायल कर लेता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबब है। तो जो हकीकत है, हम तो उस पिलर पर खड़े हैं ना, उस सुतून पर खड़े हैं। तो ये हकायक दुनिया के सामने इनको उजागर करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या हम अपने काम में नाकाम नहीं हुए? क्या हमने ये जिम्मेदारी निभाई? क्या हम जो दुनिया के यहाँ पे सिफारत खाने हैं वहां पे इस तरह की ब्रीफिंग्स करते हैं? क्या जो दुनिया में सिफारत खाने हैं और जहां हमारे भी सिफारत खाने हैं, क्या वहां पे हमारे लोगों ने ये अपने फर्ज जो है अंजाम दिए? यानी हमारे फॉरेन ऑफिस का ये हाल है कि 4 साल तक इसको एक मिनिस्टर न मिला। तो फिर आप कैसे समझते हैं कि भारत जो इतनी ज्यादा एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ करता है, वो एलओसी हो या वो डिप्लोमेटिक फील्ड हो, वो तो दोनों जगहों पे पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और ज़ैद हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मैं आज एक बड़ी सी मुख्तलिफ, शायद बुरी लगे, लेकिन आज मैं भारत को सल्यूट करना चाहूंगा कि वो दुश्मन है, वो दुश्मनी निभा रहा है। हमें अपने दुश्मन के साथ भारत जैसी दुश्मनी करनी है। हमें अपने दुश्मन के साथ भारत से कहीं ज्यादा बढ़कर दुश्मनी करनी है। हम अमल से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने के अमल से हमें मालूम होना चाहिए कि भारत हमारा दुश्मन है। ब्रेक के बाद खुशामदीद